21 से के कंपैरिजन में अगर बात करें तो फॉर्म भी फिल कम हुए हैं। सेकंड पॉइंट कि यहाँ पर जो पोस्ट है अप्रोक्स 3 टाइम्स है। बात करें कि 604 पोस्ट है टोटल, और कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम जो है अब अटेम्प्ट करेंगे ये डेटा जो है आगे अनाउंस हो जाएगा। यूपीपीएससी जितने भी एग्जाम लेता है, लाइक यूपीपीसीएस हो गया, ठीक है, एआरओ हो गया, तो इस टाइप के जो भी एग्जाम यूपीपीएससी कंडक्ट कराता है उसके पीवाईक्यू अगर आप लगाते हैं तो ये सिलेबस कवर भी हो जाएगा, और कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं, ज्यादातर उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहां से आपको अच्छी खासी हेल्प भी मिलेगी। सबसे पहले आपके पास एक रोड मैप रेडी होना चाहिए, और ये कॉमन रोड मैप है, ऐसा नहीं है कि इस एग्जाम के लिए कुछ अलग है। सिलेबस पर ध्यान देना, वो एक अलग, हर एग्जाम का सिलेबस अलग होता है, वो एक डिस्कशन अलग है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इंजीनियर्स वाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म। मैं हूं अंकुर त्यागी। आज आपके साथ लेके आया हूं लास्ट 30 डेज स्टडी प्लान, एक सटीक रणनीति यूपीपीएससी ए एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले एक रणनीति तैयार होनी चाहिए, एक प्रॉपर रोड मैप आपके पास होना चाहिए, ताकि आप अपने डेस्टिनेशन पर बहुत इजियर वे में और एक बेहतर तरीके से आप पहुंच पाएं। तो उसके लिए यहां पर हम सबसे पहले एग्जाम को जानना है कि भाई इस एग्जाम को कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया है, कितने स्टूडेंट्स देने जा रहे हैं। जैसा कि ये डेटा है यूपीपीएससी ए 2024 और 2021 का अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो बेटा 2021 में ओवरऑल फॉर्म फिल थे 93045, लगभग 93,000 फॉर्म फिल होते हैं, और टोटल पोस्ट 281 होती हैं, जिसमें ओनली 37% स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते हैं एग्जाम को। तो लगभग 1/3 के आसपास जो है स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया। अब बात आती है 2024 की, जो कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए, जिसमें आप देख रहे हैं अभी तक जो डेटा है कि फॉर्म कितने फिल्ड हुए हैं, 78,000। तो 21 से के कंपैरिजन में अगर बात करें तो फॉर्म भी फिल कम हुए हैं। सेकंड पॉइंट कि यहां पर जो पोस्ट है अप्रोक्स 3 टाइम्स है। बात करें कि 604 पोस्ट है टोटल, और कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम जो है अब अटेम्प्ट करेंगे ये डेटा जो है आगे अनाउंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी अभी हम लगभग इतना ही लेकर चलते हैं कि भाई 37%, 35%, 40% जो भी होगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि भाई कितने कैंडिडेट जो है अटेम्प्ट करेंगे, वो बाद में पता चलेगा। पर अपनी तरफ से हम लेके चलते हैं कि चलिए अगर 50% भी स्टूडेंट अटेम्प्ट करते हैं तो भी नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स यहाँ पर कम है, ये मैक्सिमम बात हो रही है। सबसे पहले तो यहां से ये एक पॉजिटिव नोट है आपके लिए, पॉजिटिव पॉइंट है, इसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट आता है कि किसी भी एग्जाम का सिलेबस और पैटर्न को अंडरस्टैंड करना, जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि आप देखते हैं इस एग्जाम को बेसिकली 3 स्टेज में आपको सिलेक्शन मिलने वाला है। एक है प्री स्टेज, मेंस और फिर इंटरव्यू। अब सबसे पहले जो यहां पर प्री स्टेज है वो जस्ट एक स्क्रीनिंग स्टेज है, स्क्रीनिंग है, अपना स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, जो कि आपका 20 अप्रैल को होने जा रहा है। तो एग्जाम 20 अप्रैल में होगा, जिसके सिलेबस की बात करें तो जीएस आपसे पूछा जाएगा, हिंदी और जनरल एप्टीट्यूड। अब बात करते हैं कि इनके वेटेज की, तो भाई 25 क्वेश्चन आपका जीएस के पूछे जाने वाले हैं, जो कि 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन होगा, तो यहां पर 50 मार्क्स हो गए। इस तरीके से 25 मार्क्स ही आप 25 क्वेश्चन ही आपसे हिंदी के पूछे जाने वाले हैं, टोटल 50 क्वेश्चन हो गए। ओवरऑल बात करते हैं तो 300 मार्क्स का आपका ये प्री एग्जाम होगा, जो कि 2 घंटे का टाइम होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 150 हो गए। ये तो नोटिफिकेशन के टाइम पर भी आपने देख लिया, सेम टाइम पर सिलेबस भी देखा। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की, तो यहां पर नेगेटिव मार्किंग आपको 1/3 देखने को मिलेगी। 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है ये 0.66 नेगेटिव मार्किंग है, तो यहां पर आपको एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा एक्यूरेट आपको अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेबस की। हिंदी का सिलेबस अगर आप देखते हैं तो ये आपका जो है हिंदी का सिलेबस दिया हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं आपका प्रीवियस एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करते हैं तो काफी कुछ हेल्प मिल जाएगा। जैसे एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि हिंदी का सिलेबस है, अब यूपीपीएससी जितने भी एग्जाम लेता है, लाइक यूपीपीसीएस हो गया, ठीक है, एआरओ हो गया, तो
इस टाइप के जो भी एग्जाम यूपीपीएससी कंडक्ट कराता है उसके पीवाईक्यू अगर आप लगाते हैं तो ये सिलेबस कवर भी हो जाएगा और कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं, ज्यादातर उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहां से आपको अच्छी खासी हेल्प भी मिलेगी। बात करते हैं जीएस के सिलेबस की। जीएस के सिलेबस में जैसे इंडियन पॉलिटी, वर्ल्ड अपना जियोग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, करंट अफेयर, इंडियन जियोग्राफी, साइंस। अब उसी के साथ यहां पर जो मैंने हाईलाइट किया है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू वेटेज। अब देखिए इंडियन पॉलिटी से 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो सबसे ज्यादा वेटेज इंडियन पॉलिटी, जो कि एक स्टैटिक सिलेबस भी होता है। उसके साथ साथ इंडियन हिस्ट्री से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वेटेज की बात करें तो इन दो सब्जेक्ट का ज्यादा वेटेज है। इन दो सब्जेक्ट पर आप अच्छा फोकस कर सकते हैं, अच्छी कमांड कर सकते हैं, रिवीजन अच्छा कर सकते हैं, ज्यादा टाइम दे सकते हैं। उसके बाद फिर आता है आपका करंट अफेयर, जो कि रेगुलर आप तैयारी कर ही रहे हैं। उसके साथ साथ इंडियन जियोग्राफी से भी 3 क्वेश्चंस, और वो भी बेस्ड ऑन इंजीनियरिंग, कि भाई इंजीनियरिंग एप्लीकेशन से रिलेटेड यहां पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस के भी 3 क्वेश्चन है, बट मेजरली ये 2 सब्जेक्ट जो हैं और आपका करंट अफेयर, इन पर अच्छा फोकस करेंगे तो आपको वहां हेल्प मिलेगी। उसके बाद आता है इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। अब इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में यहां पर कुछ डिफरेंट टॉपिक आपको देखने को मिल रहे हैं। इसमें जो मैंने हाईलाइट किया है, ये जैसे येलो कलर से मैंने हाईलाइट किया है, तो ये बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड कुछ टॉपिक हैं, जो सिविल इंजीनियरिंग आप इंजीनियरिंग सिलेबस पढ़ते हैं वहां से भी आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। जैसे हम बात कर लें जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन एंड ड्राइंग, ये आपको सिविल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है वहां से भी हेल्प मिलेगी, और कहीं ना कहीं ये आपको कवर करना है। उसके बाद जैसे इंजीनियरिंग मटेरियल की बात कर लें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, बाकी सभी में एक कहीं ना कहीं कॉमन आपका सिलेबस हो गया, कॉमन टॉपिक हो गया। उसके बाद करते हैं बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये मैकेनिकल का है। उसके बाद वाटर रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन प्रोसेस, ये आप सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ते हो। और सिविल इंजीनियरिंग का जो टेक्निकल सिलेबस है उसमें तो अच्छा खासा आपको यहाँ पर हेल्प मिल जाएगा, ठीक है, मेथड्स और वो सब देखने को मिल जाएंगे। बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इस तरीके से इन सारे टॉपिक्स को आप कवर करते हैं। जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, ये सिविल इंजीनियरिंग का है। अब हम बात कर लेते हैं क्वालिटी कंट्रोल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये दोनों में आता है। उसके साथ साथ अगर क्लाइमेट चेंज करें, ये भी सिविल में हेल्प मिल जाएगा। प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन, इसमें भी आपका सीपीएम पार्ट वाला जो सिलेबस है, कहीं ना कहीं वहां से कुछ हेल्प मिल जाएगा, कुछ क्वेश्चंस आपको रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। रिसेंट डेवलपमेंट इन अप्लाइड साइंस, यहां पर साइंस के रिगार्डिंग जो भी एप्लीकेशंस हैं, कुछ रिसेंट में क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं वो देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल बात करें, ये आपका इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड सिलेबस है। ये बेसिकली अगर इसको आपने इफेक्टिव वे में कवर करना है तो मेरा एक सजेशन है आपको कि इंजीनियरिंग सर्विस के पीवाईक्यू की तरफ अगर आप जाते हैं तो इंजीनियरिंग सर्विस के पीवाईक्यू में पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा, और वहां से काफी कुछ क्वेश्चंस आपको वहां देखने को मिल सकते हैं और रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, काफी हेल्प होगी। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग सर्विस के पीवाईक्यू क्वेश्चन को सोल्व करके आप इस सिलेबस को कवर कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि भाई एग्जाम की तैयारी के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी आप एग्जाम को तैयार करिए, अपनी तैयारी कीजिए, तो सबसे पहले आपके पास एक रोड मैप रेडी होना चाहिए, और ये कॉमन रोड मैप है। ऐसा नहीं है कि इस एग्जाम के लिए कुछ अलग है। सिलेबस पर ध्यान देना, वो एक अलग, हर एग्जाम का सिलेबस अलग होता है, वो एक डिस्कशन अलग है। बट अगर मैं रोड मैप की बात करता हूं, कोई भी आप तैयारी कीजिए, सबसे पहले आपके पास एक रेलिवेंट कंटेंट होना चाहिए। रेलिवेंट कंटेंट जब आपका पूरा हो जाता है, जब आप पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कुछ ऐसे कॉमन कॉन्सेप्ट्स होते हैं जहां से कॉमनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब इंजीनियरिंग में उनका रोल ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा होता है कॉन्सेप्ट्स का, और उनका रोल भी, उनकी इंपोर्टेंस भी ज्यादा हो जाती है, और क्वेश्चन भी कुछ कॉन्सेप्ट से फ्रीक्वेंट पूछे जाते हैं, ठीक है। लगभग हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे कुछ टॉपिक्स हर एक सब्जेक्ट में, हर एक सिलेबस में होते हैं, तो वो आपको कवर करने हैं, वो आपके बहुत क्लियर होने चाहिए। उसके बाद आता है आपका प्रैक्टिस। जब कॉन्सेप्ट आपने सीख लिए, उसके बाद क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, देखना है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं या फिर मिस्टेक हो रही है तो कहां हो रही है। क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने से बेसिकली आपको अपना जो है किस लेवल पर आपकी तैयारी है, आपका एक खुद सेल्फ जजमेंट भी हो जाता है और हेल्प मिलता है। प्रैक्टिस करने के बाद फिर अगेन रिवीजन,
एक बार आपने प्रैक्टिस किया, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद जब आप तैयारी कर रहे हैं, जब आप कंटेंट को पढ़ रहे हैं, उस टाइम पर प्रैक्टिस करने के बाद फिर से रिवीजन करिए। और देखो रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ये बार बार बोले जाता है कि रिवीजन कुछ स्टेटमेंट वाइज जो है क्वेश्चन जो आते हैं, वन लाइनर टाइप भी क्वेश्चन कुछ आते हैं, तो वो रिवीजन से काफी हेल्प मिलता है और वो लॉन्ग टर्म आपके माइंड में रहते हैं। तो 2 to 3 टाइम्स आपके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो हैं वो रिवाइज करने बहुत जरूरी हैं। तो प्रैक्टिस के बाद आप रिवीजन करेंगे, रिवीजन के बाद अगेन फिर टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करेंगे, कंबाइंड टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करेंगे, इंडिविजुअल सब्जेक्ट का करेंगे, जिससे क्या होता है पूरा सब्जेक्ट और आपका रिवाइज हो जाता है। रिवाइज होने के बाद फिर आप उस लेवल पे होंगे कि अब एग्जाम आपको नया नहीं लगेगा, या कोई भी मतलब पूरा सिलेबस आप इजीली कम टाइम में रिकॉल कर पाएंगे, और वो डे होता है आपका एग्जाम डे। इस दिन आप एक कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म कर पाते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं, डेफिनेटली रिजल्ट आपको मिलता है, आपको सक्सेस मिल जाती है। तो ये एक कॉमन रोड मैप है, ठीक है, इसको ही फॉलो करना चाहिए, हर एक स्टूडेंट को करना चाहिए, और जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं वो इसी रोड मैप को फॉलो भी करते हैं। कंटेंट, कॉन्सेप्ट कोई वीक है तो उस पर ज़्यादा टाइम देना है, वो क्लियर करना है, उसके बाद वो उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करके और ज़्यादा जो है थोड़ा सा अपना स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बाद रिवीजन करना है, फिर टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना है, फिर एग्जाम देने जाना है। उसके बाद आती है कि भाई जनरल क्या करते हैं हम लोग तैयारी के लिए। सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं और पीवाईक्यू सोल्व करते हैं। पीवाईक्यू सोल्व करने से आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है, और कई बार क्या होता है कि उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि कौन से टॉपिक की इंपॉर्टेंस ज्यादा है या कम है। क्योंकि आप भी देखते हैं जब आप पीवाईक्यू सोल्व करते हैं कि किसी एक टॉपिक से बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी टॉपिक से कम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां से पता चलता है इंपॉर्टेंस ऑफ टॉपिक। तो इस तरीके से आपको वहां पर पीवाईक्यू सोल्व करके हेल्प मिल जाती है कि ये एग्जाम कौन से, क्योंकि हर एक एग्जाम का अपना भाई एक डिपार्टमेंट वाइज भी कुछ एग्जाम होते हैं, बट मैं यूपीपीएससी यही की बात करूं तो यहां पर आपका इरिगेशन, पीडब्ल्यूडी सभी का एक कंबाइंड एग्जाम लिया जाता है। तो इसका भी अपना एक अलग थीम है, अपना अलग एक पैटर्न है। जैसे इंजीनियरिंग सर्विस कुछ टॉपिक्स को इंपॉर्टेंस देता है, ऐसे यूपीपीएससी जो है कुछ पर्टिकुलर टॉपिक को इंपॉर्टेंस देता है, जो कि आपको पता चलता है पीवाईक्यू से। तो सिलेबस कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट लगाने हैं और पीवाईक्यू सोल्व करने हैं। उसके बाद जब आप सोल्व पीवाईक्यू करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे और रिवीजन करेंगे, ये आपका लास्ट 7 डेज में, 7 to 8 डेज में ये बिल्कुल फ्रीक्वेंट रहना चाहिए। टेस्ट देना है, फिर रिवीजन करना है, फिर से आपने जो है पीवाईक्यू, मतलब एक तो होता है भाई पीवाईक्यू तो सभी जगह सेम रहेंगे, बट जो मॉक टेस्ट देते हैं उसमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं, सोल्व करते हैं, ठीक है। तो पीवाईक्यू हो गए, कुछ मॉक टेस्ट हो गए, और उसके साथ रिवीजन सेम टाइम पे आपको रिवीजन करना है। सब्जेक्ट वाइज देंगे तब भी आप रिवीजन करेंगे, कंबाइंड देंगे तो कहीं ना कहीं सारे सब्जेक्ट का जो है कम टाइम में शॉर्ट नोट आप रेडी कर लेते हैं, और शॉर्ट नोट के थ्रू पूरे 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट को सेम टाइम पर भी आप रिवाइज करके अपने कंबाइंड टेस्ट देते हैं। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले अपना खुद को एनालिसिस करने के लिए एक प्रॉपर टाइम दीजिए। प्रॉपर टाइम देने से, खुद की एनालिसिस करने से आपको यह पता चलता है कि आपके वीक पॉइंट्स कहाँ हैं, आप कौन से सब्जेक्ट में जो है लैग कर रहे हैं, वहां पर कितना टाइम देना है। तो ये आपका सेल्फ एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो है फिर से रिवाइज करिए, क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करिए, क्वेश्चन के थ्रू भी पूरा सिलेबस रिवाइज होता है, कवर होता है। जो शॉर्ट नोट आपने बनाए हैं, कुछ ऐसे की पॉइंट्स होते हैं जो बार बार आप भूल जाते हैं, तो उनको आप शॉर्ट में अपना मार्क कर लेते हैं। शॉर्ट नोट रिवाइज करिए, उससे पूरा सिलेबस कवर होगा। इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम डे पर पूरे सिलेबस को माइंड में रखना, पूरे सिलेबस पर कमांड करना, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को याद रखना और फिर एग्जाम देना, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम परफॉर्मेंस अच्छा परफॉर्म करने के लिए या फिर सिलेक्शन के लिए। उसके बाद जो है प्रॉपर अपडेशन ऑफ शॉर्ट नोट। अगर आपको कहीं पे लगता है कि भाई शॉर्ट नोट में मुझे 1-2 पॉइंट और ऐड करने हैं और या 1-2 पॉइंट रिमूव करने हैं, तो आप सेम टाइम पर इसको अपडेट भी कर सकते हैं अपने शॉर्ट नोट को, वो भी आपको एट द एंड हेल्प करता है। तो ये एक छोटा सा हमारा डिस्कशन था कि एग्जाम से पहले अगर थोड़ा आप
इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, इस रणनीति के साथ आगे बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली आपको एक फिक्स टाइम फ्रेम में बहुत हेल्प मिलने वाला है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के थ्रू डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा और आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। और मेरी तरफ से बेस्ट विशेस हैं आप सबके लिए। विश ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। हैव ए ग्रेट डे।